Hello everyone, welcome to the free UPSC preparation. And as you all know that we are covering public administration with the help of our revision series. आज हम बात करेंगे क्लासिकल थ्योरी के बारे में। और क्लासिकल थ्योरी में हम मेनली 4 थिंकर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ल्यूथर, गुलिक एंड ओरविक एंड मुने एंड रेले के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं कि क्लासिकल थ्योरी है क्या, या फिर ये ओरिजिनेट कैसे हुई। आपको याद होगा हमने जब बात की थी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को साइंस माना जाए या आर्ट माना जाए, इसके ऊपर काफी लंबी एक बहस चलती है, साइंस या आर्ट। तो क्लासिकल थिंकर्स जो होते हैं वो ये मानते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को ना साइंस की तरह डेवलप करना चाहिए। क्लासिकल थ्योरी ये मानती है कि एक है ना सबसे बेहतरीन तरीका है काम को करने का। जैसे हमने साइंटिफिक मैनेजमेंट में बात की थी कि देयर इज अ वन बेस्ट वे टू डू सर्टेन थिंग्स। कोई भी काम करने का एक सबसे बेहतरीन तरीका होता है, बस मुद्दा ये है कि आप उस काम को, उस तरीके को ढूंढो, वहां पर वर्कर्स को फिट करो, उनको बताओ कि ये तरीका, इस तरीके से काम करना है आपने, एंड अल्टीमेटली आप एफिशिएंटली और इफेक्टिवली काम कर पाओगे। अब इसकी ना कुछ प्रोपोजिशंस हैं, बट उसके लिए आपको ना एक टर्म समझनी पड़ेगी, प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। अगर आपने इनको समझ लिया तो व्हाट इज प्रिंसिपल्स या व्हाट इज प्रिंसिपल, देन यू कैन इजीली अंडरस्टैंड कि क्लासिकल थ्योरी क्या कहना चाहती है। हम जब किसी सिस्टम को समझना चाहते हैं, बेसिकली ये था कि हमारे पास है ना ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे थे, ओके, बट देयर वाज सम फ्लॉज इन द एग्जिस्टिंग सिस्टम्स, एंड हमें उनके लिए क्या करना था, इम्प्रूवमेंट करने के तरीके बताने थे उनको। तो सबसे पहले तो हम इस सिस्टम को एनालाइज करेंगे, राइट। तो जो प्रिंसिपल होता है ना, बेसिकली एक फंडामेंटल ट्रुथ होता है, या मैं कहूं एक ऐसी प्रोपोजिशन होती है जो आपको ये जो पूरा सिस्टम है इसको एक्सप्लेन करने में हेल्प करता है। द सर्व एज द फाउंडेशन फॉर अ सिस्टम ऑफ बिलीफ और बिहेवियर, ठीक है। या फिर हम एक तरीका, हमारा एक व्यू पॉइंट होता है, जैसे अप्रोच होती है, एक व्यू पॉइंट होता है जिसके बेसिस पे हम पूरे सिस्टम को समझने की कोशिश करते हैं। क्लासिकल थिंकर्स का मेन मुद्दा था प्रिंसिपल्स को डेवलप करना। वो ये चाहते थे, उनका ये कहना था कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, हम इन प्रिंसिपल के बेसिस पे इन फ्लॉज को दूर करके एक बढ़िया सिस्टम बना सकते हैं, एक अच्छा सिस्टम हम डेवलप कर सकते हैं। तो डेफिनेटली क्लासिकल थ्योरी जो है वो अपने टाइम के हिसाब से काफी सही रही थी, लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता है वैसे वैसे पता चलता है कि इन थ्योरीज में इस थ्योरी में काफी प्रॉब्लम भी रही है। तो इसके क्रिटिसिज्म, इसका इवेल्युएशन, सारी चीज देखेंगे, ओके। मैं उम्मीद करती हूँ ये लेक्चर देखने से पहले आपने जो है एक बार गुलिक एंड उर्वी के बारे में पढ़ लिया होगा, या बाकी थिंकर्स के बारे में पढ़ लिया होगा। इसको एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट भी बोलते हैं, क्लासिकल थ्योरी के अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी भी बोलते हैं। और ये कॉमन थ्योरी है, अगर आप मैनेजमेंट पढ़ते हो तब भी आपको ये चीज बताई जाती है, और अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ते हो तब भी ये चीज बताई जाती है। क्यों? क्योंकि ये दौर तब का है जब मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन को एक ही चीज माना जाता था। उनका ये मानना था कि ना जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो यूनिवर्सली अप्लाई किए जा सकते हैं, फिर आप चाहे किसी फील्ड में कहीं पर भी उनको अप्लाई करो, उनकी यूनिवर्सल एप्लीकेशन है। सबसे पहले बात करेंगे हेनरी फायोल के बारे में, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूटर कौन रहे इस अप्रोच में? इसमें आते हैं आपके हेनरी फायोल आते हैं, देन मुने, राइली, गुलिक एंड उर्विक। देन लास्टली लास्ट पर्सन माना जाता है इस अप्रोच के लिए जिन्होंने कंट्रीब्यूशन किया, वो थे मैरी पार्कर फॉलेट। बट एज सच मैरी पार्कर फॉलेट की जो थ्योरी रही, दैट इज कॉल्ड डायनामिक एडमिनिस्ट्रेशन, बिकॉज उनकी बुक के नाम पे ये दी गई है। वो क्या करते, क्लासिकल थ्योरी और ह्यूमन रिलेशन थ्योरी के बीच में एक ब्रिज का काम करती है मैरी पार्कर फॉलेट। बट एज सच हम उनको क्लासिकल थिंकर की कैटेगरी में ही रखते हैं। देन कुछ चीजें हैं जिनके ऊपर उन्होंने फोकस किया। पहला था कि एम्फिसाइज्ड ऑन दी
स्ट्रक्चर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। उन्होंने स्ट्रक्चर पे बहुत ज्यादा फोकस किया। देखिए इंपॉर्टेंस टू द स्ट्रक्चर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, या हम ऑर्गेनाइजेशन बोल सकते हैं उसको। उनका ये मानना था कि विदाउट स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट फंक्शन। ठीक है, अब स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर को उन्होंने बताया दैट स्ट्रक्चर इज अ डिवाइस थ्रू विच द ह्यूमन बीइंग working in an organization are assigned to the task and are related to each other. हमने बात की थी एडमिनिस्ट्रेशन की, तो उसमें हमने बात की थी कि कॉन्शियसली कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटीज टू अचीव अ कॉमन ऑब्जेक्टिव, उसको हम बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेशन। तो उस कॉमन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए और कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटीज को इंश्योर करने के लिए स्ट्रक्चर बनाई जाती है। इट इज ए डिवाइस। ओके, अब इसका ना सबसे पहले ये कहा गया कि स्ट्रक्चर में ही प्रॉब्लम है। जिन प्रिंसिपल के आधार पे इस पूरे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को डिजाइन किया गया है उसी में प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम डिजाइन में ही है। ठीक है, देन इनको ना फिर स्ट्रक्चर पे फोकस करने की वजह से इनको स्ट्रक्चरलिस्ट्स भी बोला जाता है, क्लासिकल थिंकर्स को। फिर उन्होंने बात की कि जो उनके एक्सपीरियंस थे, जो उनके एक्सपीरियंस थे, उन्होंने ये माना कि वो ना यूनिवर्सली उन चीजों को अप्लाई कर सकते हैं। एज सच यू विल फाइंड कि किसी क्लासिकल थिंकर ने बैठ करके रिसर्च कंडक्ट नहीं की, जैसा एल्टन मायो के दौरान आपको पता चलता है। उनके खुद के जो एक्सपीरियंस थे, जिस ऑर्गेनाइजेशन में उन्होंने काम किया, जो टेक्निक उन्होंने फॉलो की, वही उन्होंने मान लिया कि यही सबसे बेस्ट तरीका है। सो दे अज्यूम्ड दैट देयर इज universality of experience। उन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स डेवलप किए एंड उनको ये लगा कि ये ना यूनिवर्सली वैलिड है, एंड दीज प्रिंसिपल्स आर डिराइव्ड फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन। जैसे मुने का कहना था कि देयर इज नो प्रिंसिपल इन इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन एज सच दैट इज नॉट टू बी फाउंड इन ऑल अदर स्फीयर। ऐसा कोई प्रिंसिपल है ही नहीं इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन में जो और कहीं पे ना मिलता हो। ठीक है, एंड उनका ये मानना था कि जो प्रिंसिपल्स उन्होंने डेवलप किए वो साइंटिफिकली वैलिड थे। ठीक है, ये उनका थर्ड बिलीफ था। तो जब हम कहते हैं कि साइंटिफिकली वैलिड थे या नहीं थे, इसके ऊपर पूरी डिबेट चलती है। ऑल्दो थिंकर्स मानते हैं कि हमने जो प्रिंसिपल्स बताए वो साइंटिफिकली वैलिड थे, बट बाकी आने वाले जो क्रिटिक्स थे उनका ये मानना था कि नहीं, ये चीज साइंटिफिकली वैलिड नहीं थी। ये एक सिचुएशन को एक्सप्लेन करने के लिए ठीक है, एक पर्टिकुलर इंसिडेंट को, सिचुएशन को, एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी सही है, बट साइंटिफिकली वैलिड आप इसको नहीं बोल सकते, बिकॉज ये जो प्रिंसिपल बताए गए हैं ये उनके एक्सपीरियंस से आते हैं, नहीं कि किसी पर्टिकुलर रिसर्च से या कोई बहुत एक्सपेरिमेंट वगैरह कंडक्ट किया हो उससे ये नहीं आए हैं। ठीक है, तो हेनरी फायोल हम पढ़ चुके हैं। हेनरी फायोल बेसिकली फ्रांस में उनका जन्म होता है 1841 में, और उसी के बाद में वो अपनी पूरी जो उनकी लाइफ होती है और जो एक्सपेरिमेंट तो नहीं बोलेंगे, जो उनके एक्सपीरियंस होते हैं वो फिर अपनी बुक के थ्रू बताते हैं। फायोल को फाउंडर भी माना जाता है इस अप्रोच का, खास करके मैनेजरियल अप्रोच का फाउंडर माना जाता है। बाकी के जो थिंकर्स थे लाइक गुलिकन और विक, वो काफी ज्यादा फायोल से इंस्पायर भी होते हैं। फिर आते हैं मुने एंड रायले। अब ये कौन थे? इनकी एक बुक आती है 1931 में, उसका नाम होता है ऑनवर्ड इंडस्ट्री।
और इन्होंने फर्स्ट एफर्ट किया था टू ले डाउन द प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। उन्होंने एक हिस्टोरिकल अकाउंट दिया, पूरा मैनेजमेंट थॉट का, मैनेजमेंट का पूरा हिस्टोरिकल अकाउंट दिया। एंड लाइक फेयोल, उनको भी मतलब प्रिंसिपल टर्म को लेकर के काफी कंफ्यूजन जो है वो फील हुआ। कुछ चीजों पे लेकर के जैसे लीडरशिप, अथॉरिटी, कोऑर्डिनेशन, उनके ऊपर उन्होंने ज्यादा ध्यान दिया, है ना। और मुने का एक पेपर पब्लिश होता है, पेपर ऑन साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें उन्होंने कहा कि कोऑर्डिनेशन जो है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, ठीक है। देन अब वापस से एडमिनिस्ट्रेशन के डेफिनेशन पे जाओ। हमने पढ़ा था कॉन्शियसली कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी। तो कोऑर्डिनेशन, दो लोग मिलकर के एक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए प्रयास करेंगे तभी तो काम होगा ना, तभी तो एडमिनिस्ट्रेशन होगा। तो कोऑर्डिनेशन जो है वो सबसे फंडामेंटल प्रिंसिपल है अकॉर्डिंग टू मुने, ठीक है जी। उन्होंने फोकस किया फंक्शनल प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे। अब ये क्या है? रेफर टू द फंक्शनल प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हर प्रकार की जॉब में ना तीन एलिमेंट होते हैं अकॉर्डिंग टू देम। ऑल जॉब्स इन्वॉल्व वन ऑफ द थ्री फंक्शंस, ठीक है। पहला होता है डेटरमाइन करना, डेटर्मिनेटिव फंक्शन, ठीक है। डेटर्मिनेटिव फंक्शन में क्या होता है कि उनको गोल सेट करना होता है कि हम करने क्या वाले हैं, गोल सेटिंग। देन आता है आपका सेकंड फंक्शन जिसको बोलते हैं एप्लीकेशन फंक्शन। एप्लीकेशन फंक्शन में बेसिकली क्या होता है कि जो आपने डिसाइड किया था उसको अप्लाई करना, राइट। तो दे आर एक्टिंग ऑन पर्पस टू अचीव द गोल, मतलब इम्प्लीमेंटेशन वाला पार्ट। और तीसरा आता है इंटरप्रिटेशन वाला, इंटरप्रिटेटिव फंक्शन। इसमें क्या होता है, डिसीजन मेकिंग का हो गया। कहीं कोई प्रॉब्लम आई या कहीं पर फीडबैक के हिसाब से आपको कुछ चेंजेस करने हैं तो इसमें इंटरप्रेट करके आपने मतलब डिसीजन लेना है। तो अकॉर्डिंग टू मुने एंड राइले, इन तीनों फंक्शंस के बारे में मैनेजमेंट को अवेयर होना चाहिए और वो खुद को तैयार करें इनके हिसाब से, ओके। और इस तरीके से उन्होंने मैनेजमेंट थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की जो डेवलपमेंट थी उसमें अपना कंट्रीब्यूशन दिया। ऐसा बहुत लंबी चौड़ी थ्योरी नहीं है मुने एंड राइले की, बट उनके द्वारा बताए गए फंक्शंस और प्रिंसिपल्स जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं टू अंडरस्टैंड द क्लासिकल थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। फिर आते हैं गुलिक एंड ऑरविक। इनमें ना सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है बिकॉज इनका नाम है ना बार बार एक साथ ही लिया जाता है। तो कौन सा प्रिंसिपल गुलिक ने दिया था, कौन सा उर्विक ने दिया था, उर्विक कहाँ से आते हैं, गुलिक कहाँ से आते हैं, ये थोड़ा सा ना कंफ्यूजन क्रिएट करता है। तो गुलिक बेसिकली जापान से बिलोंग करते थे और उर्विक बिलोंग करते थे ब्रिटेन से। देन इनका जन्म होता है 1892 में और बाद में कुछ टाइम तक ये जापान में रहते हैं एंड फर्दर इनकी एजुकेशन होती है यूएसए में, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में, ओके। और इन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान नेशनल डिफेंस काउंसिल में भी मतलब सर्व किया था, सर्विस दी थी अपनी। और बाद में काफी सारे इंस्टीट्यूट से वो जुड़े हुए रहे। न्यूयॉर्क सिटी के एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे भी उन्होंने काम किया, एक प्रोफेसर भी रहे वो, काफी सारी यूनिवर्सिटीज में प्रोफेसर के तौर पे भी उन्होंने काम किया और कंसल्टेंट के तौर पे भी उन्होंने काम किया। उनकी जो इंपॉर्टेंट राइटिंग रही गुलिक की वो है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफ्लेक्शन फ्रॉम वर्ल्ड वॉर टू,
देन पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो उन्होंने उर्विक के साथ मिल करके तैयार किया था, एंड मॉडर्न मैनेजमेंट फॉर द सिटी ऑफ न्यूयॉर्क। ये 3 वर्क हैं जो उनके काफी इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। ओके, लिंडल उर्विक जो है 1891 के अंदर इनका जन्म होता है, ब्रिटेन के अंदर, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से वो पढ़े हुए हैं, और ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ये ब्रिटिश आर्मी में सर्व करते हैं। और इन्हीं का जो ये मिलिट्री एक्सपीरियंस था वो उनके प्रिंसिपल में भी झलकता है। यू कैन सी दिस प्रिंसिपल्स, जैसे लाइन एंड स्टाफ एजेंसी का उन्होंने जिक्र किया है, कहाँ से आया है, वो मिलिट्री एक्सपीरियंस से आया है। इनके जो कुछ इंपॉर्टेंट पब्लिकेशन रहे वो थे मैनेजमेंट ऑफ टुमारो, द मेकिंग ऑफ साइंस ऑफ मैनेजमेंट, द एलिमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, एंड 1937 में उन्होंने ल्यूथर गुलिक के साथ मिल करके एक पेपर या फिर जो लिखा था उसका नाम था द पेपर ऑन साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो इनको काफी एक्सपीरियंस था काम करने का, सिविल सर्विस में भी, मिलिट्री में भी, और इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन में भी। तो उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन को और भी ज्यादा एफिशिएंट एंड इफेक्टिव बनाने के लिए काम किया। ठीक है जी, किस तरीके से उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया वो इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू देम द बेसिक प्रॉब्लम लाइज विद द डिजाइन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब डिजाइन कैसे करोगे, उसके लिए उन्होंने बताया कि हम है ना आपको कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स देंगे, आप इन प्रिंसिपल को फॉलो करो, और इन प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए आप अपने ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रक्चर को डिजाइन करो और सब कुछ भला होगा आपका। मैं आपको कुछ मंत्र दे रहा हूँ, आप इन मंत्रों का उच्चारण करो, डिजाइन करो, सब बढ़िया होगा। ठीक है, कुछ ऐसा ही उन्होंने कहा था। अब इन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स इवॉल्व किए, जैसे गुलिक के आते हैं, डिविजन ऑफ वर्क आ गया। ये आप अपने जो भी आप बुक रेफर कर रहे हो वहां पे इजीली मेंशन होंगी, इसलिए हम यहाँ पे ज्यादा टाइम नहीं लगाते हैं। गुलिक के जो एक्सपीरियंस है वो थे डिविजन ऑफ वर्क, बेसिस ऑफ डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। बेसिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि किन किन बेसिस पे हम डिपार्टमेंट को ना बनाते हैं, डिजाइन करते हैं। देन कोऑर्डिनेशन थ्रू हायरार्की, डेलिब्रेट कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन थ्रू कमिटीज, डिसेंट्रलाइजेशन, यूनिटी ऑफ कमांड, लाइन एंड स्टाफ, डेलीगेशन एंड स्पैन ऑफ कंट्रोल। और गुलिक ने, प्लीज रिमेंबर कि गुलिक ने पोस्ट का टर्म दी थी। मैनेजमेंट के ना जो भी काम होते हैं उसके एक एक्रोनिम दिया था, दैट इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्शन, कोऑर्डिनेशन, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग। ऑन द अदर हैंड उर्विक ने 8 प्रिंसिपल्स बताए थे। 8 प्रिंसिपल क्या क्या थे? प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिव, प्रिंसिपल ऑफ कोरेस्पोंडेंस, प्रिंसिपल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्केलर प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ स्पैन ऑफ कंट्रोल, प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन, प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड प्रिंसिपल ऑफ डेफिनेशन। 8 प्रिंसिपल बताए थे उन्होंने। ठीक है, अब इन्हीं को अगर आप कोई भी बुक रेफर कर रहे हो, चाहे आप प्रसादन प्रसाद रेफर कर रहे हो, चाहे आपने कोई और बुक पढ़ी हो, चाहे आप इग्नू मटेरियल रेफर कर रहे हो, वहां पर जनरली इन प्रिंसिपल को ना एक्सप्लेन किया गया है। तो आई वॉन्ट यू टू लुक इनटू दैट डिटेल कि वो प्रिंसिपल एक्चुअल में क्या डिफाइन करते हैं। ठीक है, जैसे थ्योरी ऑफ डिपार्टमेंटलाइजेशन, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, बिकॉज प्रेजेंट डे अगर हम समझते हैं ना किस तरीके से डिपार्टमेंट को क्रिएट किया जाता है, तो उसमें हम इनके द्वारा दी गई थ्योरी ऑफ डिपार्टमेंटलाइजेशन को भी पढ़ते हैं। इन्होंने बताया था कि 4 उस पे बेसिस पे हम कोई भी डिपार्टमेंट क्रिएट करते हैं, दैट इज पर्पस, प्रोसेस, पर्सन और प्लेस। ठीक है, देन आता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, टॉप एग्जीक्यूटिव। सब कुछ इसमें ना डिटेल में एक्सप्लेन किया गया होगा। कहीं पे भी कोई भी डाउट आए तो आप एक बार कमेंट सेक्शन में बता देना। ठीक है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करने की कोशिश करेंगे। अब ये तो हुई उनकी थ्योरी के बाद में हम क्रिटिसिज्म देख लेते हैं, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्रिटिसिज्म साथ में इनके क्लासिकल थ्योरी के और थिंकर्स के एक साथ ही आ जाएंगे। क्रिटिसिज्म के साथ साथ फिर बाद में देख लेंगे कि इनका सिग्निफिकेंस क्या रहा। अब आप इनके वापस से थ्योरी पे जाओ एंड यू विल फील कि इनके ना कुछ बेसिक जो बिलीफ थे या बेसिक चीजें उन्होंने बताई थी, उन्हीं के बेसिस पे इनका क्रिटिसिज्म होता है। पहला इन्होंने बताया कि स्ट्रक्चर की ना डिजाइन में दिक्कत है। आप स्ट्रक्चर को अच्छे से डिजाइन करो, सब भला होगा, बट स्ट्रक्चर को डिजाइन करते टाइम इन्होंने ह्यूमन एलिमेंट को इग्नोर कर दिया, जबकि अल्टीमेटली काम तो लोगों ने करना है ना।
कोऑर्डिनेशन तो अल्टीमेटली लोगों ने करना है, तो इन्होंने ह्यूमन एलिमेंट को बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया, एंड दैट इज द वेरी फर्स्ट क्रिटिसिज्म। सेकंड क्रिटिसिज्म है, इन्होंने कहा कि हम अपने ना हमने कुछ प्रिंसिपल्स बताए हैं, उन प्रिंसिपल के बेसिस पे आप क्या करो, ऑर्गेनाइजेशन को डिजाइन करो। लेकिन प्रॉब्लम प्रिंसिपल्स में ही है, हर एक थिंकर ने अलग तरीके से इस टर्म को डिफाइन करने की कोशिश की है, ठीक है। अब जो प्रिंसिपल होता है ना, वो वेरीफाई किया जा सकता है, प्रिंसिपल इज सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन, बट यहां पर है ना यूनिवर्सल चीजें नहीं थी, एब्सेंस ऑफ यूनिवर्सलिज्म या यूनिवर्सलिटी यहां पर नहीं थी। दे अपीयर, द प्रिंसिपल अपीयर more in the nature of postulates of experienced men who closely observed the working of ऑर्गेनाइजेशन। अब ये जो क्रिटिसिज्म था यूनिवर्सल एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल पे, सबसे इंपॉर्टेंट जो क्रिटिक्स रहे इनके वो थे हर्बर्ट साइमन। और हर्बर्ट साइमन ने कहा था कि दीज प्रिंसिपल्स आर लिटिल मोर देन ambiguous and mutually contradictory proverbs। उसके बाद में प्रॉब्लम आती है कि अकॉर्डिंग टू हर्बर्ट साइमन, it is a fatal defect of the current principle of administration that like proverb they occur in pair। हर एक प्रिंसिपल के लिए इक्वली एक्सेप्टेबल कॉन्ट्राडिक्टरी प्रिंसिपल है। जैसे अगर आप बात करते हो डिवीजन ऑफ लेबर की, ठीक है, डिवीजन ऑफ लेबर को इंपॉर्टेंट माना जाता है, असेंशियल फॉर द ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी। ऑन द अदर हैंड कोऑर्डिनेशन प्रिंसिपल, वो भी एसेंशियल प्रिंसिपल है टू ब्रिंग द एफिशिएंसी, है ना। दूसरा प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन एंड प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, बहुत सारे ऐसे हैं। तो आप हर्बर्ट साइमन की जो बात है कि म्यूचुअली कॉन्ट्राडिक्टरी पेयर में वो एग्जिस्ट करते हैं, यू कैन फाइंड इट हियर। देन साइमन का ये कहना दैट द प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आर एट बेस्ट criteria for describing administrative situation। बस एक पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए तो सबसे बढ़िया है, वो ना तो यूनिवर्सल चीजें बताते हैं, ना ही वो इंपेरिकली एविडेंट है, मतलब इंपेरिकल एविडेंस है उनके पास, ना ही वो थ्योरेटिकली कोहेरेंट है। ठीक है, तो ह्यूमन एलिमेंट का हमने जिक्र कर लिया, उनको क्रिटिसाइज किया जाता है फॉर इट्स नेग्लेक्ट ऑफ ह्यूमन एलिमेंट, एंड गुलिक एंड उर्विक ने सिर्फ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन पे ध्यान दिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो जनरली चीजें नहीं बताई जाती, वो क्रिटिसिज्म आता है इनका वी सुब्रमण्यम के द्वारा। वो दो लिमिटेशंस पॉइंट आउट करते हैं। पहला,
there is lack of sophistication in the theory. ठीक है, मतलब they appear to be commonplace general knowledge proposition which do not appeal to the intellectual curiosity of the academicians and practitioners of एडमिनिस्ट्रेशन। इन्होंने ना सिंपल सी चीजें बताई हैं, तो इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी वो जनरेट नहीं करती, एंड दैट इज व्हाई देयर इज अ लैक ऑफ सोफिस्टिकेशन इन दी थ्योरी। अब सेकंड आता है, यहाँ पर लिमिटेशन आती है दैट इट हैज प्रो मैनेजमेंट बायस। Why? Because it has mostly dealt with the problems of management in the organization and not the problem of lower level of organization. ठीक है जी, चलिए अब ये तो हुआ क्रिटिसिज्म, कुछ ना कुछ इनका रेलेवेंस भी होगा तभी तो हम पढ़ रहे हैं, अगर इनका रेलेवेंस नहीं होता तो हम क्यों पढ़ रहे होते इनको। क्रिटिसिज्म के बावजूद जो प्रिंसिपल है एडमिनिस्ट्रेशन के, दे कंटिन्यू टू बी फाउंड रेलेवेंट इवन टुडे। हम अभी तक उन प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, चाहे फिर वो डिविजन ऑफ वर्क हो, चाहे फिर वो कोऑर्डिनेशन हो, चाहे फिर वो डेलीगेशन हो, है ना, इन सबको हम फॉलो करते हैं। एंड विदाउट एडहरिंग टू दिस प्रिंसिपल अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट फंक्शन। आपको वो फॉलो ही करना पड़ता है। ये प्रिंसिपल आज भी कॉलेज यूनिवर्सिटीज में बताए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं। अब सबसे पता है इंपॉर्टेंट बात क्या है कि लोगों ने क्रिटिसाइज तो कर दिया इनको, ठीक है, बट इनका अल्टरनेटिव नहीं दिया, एंड दैट इज द बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन गिवन बाय द क्लासिकल थिंकर इन द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टडीज, कि उनके द्वारा बताए गए प्रिंसिपल्स का लोगों ने क्रिटिसिज्म तो किया बट उनका अल्टरनेटिव तो नहीं बता पाए। And the principle of administration have provided the basis for the development of later theories in administration. With some modification अभी तक ये चीजें चल रही हैं ऑर्गेनाइजेशन में। अगर मैं इसको कंक्लूड करूं, बहुत सारे क्रिटिसिज्म के बावजूद हम ये कह सकते हैं कि जो ये इनके द्वारा बताई गई चीजें हैं, उन्होंने काफी हद तक एडमिनिस्ट्रेशन को समझने में हमारी मदद की है। ये एक पॉइंट ऑफ टाइम पे इमर्ज होती हैं, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे ये थ्योरी आती हैं, और उसके बाद में जिस टाइम ये थ्योरी डेवलप हो रही है उस टाइम पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा है, ऑर्गेनाइजेशन धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स होते जा रहे हैं, प्रॉब्लम आ रही है इनएफिशिएंसी की, लो प्रोडक्शन की, तो उन्होंने हेल्प किया लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली परफॉर्म करने के लिए। In spite of their limitations, principles continued to be practiced in the organization. उन्होंने स्मूथ फंक्शनिंग में हेल्प की एंड
To get benefited from the principle, one has to understand the theory in a proper perspective and apply it to the contemporary situation with required modification. ओके जी, तो इसी के साथ यहाँ पर ये जो लेक्चर है वो खत्म करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको क्लासिकल थ्योरी समझ में आ गई होगी। अगर नहीं, प्लीज कमेंट सेक्शन में एक बार बता दीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ना एक दो क्वेश्चन है, आई वॉन्ट यू टू राइट दोज क्वेश्चन। जब मैंने हर्बर्ट साइमन का जिक्र किया था तो मैंने आपको कुछ चीजें नहीं बताई हैं, कुछ और थिंकर्स हैं जिन्होंने क्लासिकल थ्योरी को क्रिटिसाइज किया। उनमें से सबसे फेमस नाम आता है ड्वाइट वोल्डो का और एक आता है रॉबर्ट हाल का। ठीक है, तो आपने जो आंसर लिखना है वो है, क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिएगा कि critically examine the classical science of administration with special reference to its criticism by Dwight Waldo and Robert Hall. ठीक है, ये आपने लिखना है 250 वर्ड्स में। सिंपल से आपने नोट्स बनाने हैं, आपने जो भी आप नोट्स अपडेट कर लेना क्लासिकल थ्योरी को, उसमें ड्वाइट वोल्डो और रॉबर्ट डायल के जो भी क्रिटिसिज्म है क्लासिकल थ्योरी के वो आपने नोट डाउन करने। ओके जी, तो चलिए खत्म करते हैं आज का लेक्चर यहीं पे। कोई डाउट हो प्लीज लेट मी नो एंड आई होप यू आर एंजॉयिंग आवर लेक्चर सीरीज। मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।